जब भी मार्केट 2-3 दिन गिरता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट चलता है तो खुश भी हो जाते हैं। और आप ये भी एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी मार्केट ख़राब होता है ना तभी बहुत सारे स्टॉक गिरते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक गिरते हैं बिकॉज पैनिक सब जगह पे आती है। कभी भी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो या हमारे अपोजिट साइड हो तो अपनी पोजीशन साइजिंग को कम रखो। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले स्टॉक भी पता चलने चाहिए जो बेयर मार्केट में या खराब मार्केट में आप लोग उसमें ट्रेड कर सको। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग मार्केट के बारे में देखेंगे। जो लास्ट 2-3 दिन से मार्केट गिर रहा है, अभी उसमें क्या हो सकता है। हम लोग सेक्टर के बारे में देखेंगे कि कौन से सेक्टर पे हमें फोकस करना चाहिए, कौन सा सेक्टर खराब हो गया है, दूसरे अलग फैक्टर होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और आज मैं आप लोगों को है ना हमारे वीडियो में लास्ट में एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसको हम लोग परफॉर्मर स्टॉक बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक 2020 से जो इसने ब्रेकआउट किया है ये वहां से परफॉर्मेंस देना शुरू किया है और मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक और परफॉर्म कर सकता है। तो मैं ऐसे स्टॉक को परफॉर्मर स्टॉक बोलता हूं। अब ये स्टॉक में मैं बहुत बार अंदर बार आया था, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एंड में, और कुछ एंड में आप लोगों को 2-3 स्टॉक बोलूंगा जिसके ऊपर आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो अभी देखो, हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट एक दिन तो बंद था और जब से मंडे मार्केट शुरू हुआ था वैसे हमारी बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी मार्केट में। और मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में यही सारी चीज़ें बता रहा था कि मार्केट को इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और हम लोग ने देखा था कि निफ्टी का जो 19,230 का सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो गया, बैंक निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हो गया। बहुत सारे इंडेक्स में तो बोलते हैं ना कि आप स्विंग लो, और जो अप ट्रेंड चल रहा था वो भी ब्रेक हो गया। तो ये हमारे मार्केट में होता रहा और एक दिन छुट्टी था तो हमने 4 दिन में से 3 दिन तो हम लोग गिरे, और लास्ट के डे में मतलब फ्राइडे के डे हमने मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक देखा। अब देखो, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जनरली क्या होता है, मैंने देखा है जो भी हमारे निवेशक होते हैं ना, जब भी मार्केट 2-3 दिन गिरता है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट चलता है तो खुश भी हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को 2-3 दिन का मार्केट गिरता है उसमें पैनिक नहीं होना चाहिए, और अगर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट चलता है तो उसमें खुश भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ओवरऑल सिनारियो समझना चाहिए। जैसे आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ्राइडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जनरली हम लोग सैटरडे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो संडे को तो ऑलरेडी हमारा सैटरडे को मुंबई में मीटअप रहेगा, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा मैं फ्राइडे को ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो जनरली लोग है ना ज़्यादा जल्दी खुश हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी फियर में आ जाते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से लेवल पे ध्यान देना चाहिए, और क्या एक दिन की मार्केट की रैली आने से मार्केट फिर से अच्छा हो गया है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो देखो, आप लोग अभी यहाँ पे निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट हम लोग पहले देखते हैं, और आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो, मैं आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा था कि 3-4 महीने से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी ने 3 महीने के लो को ब्रेक किया है, जो अच्छी बात नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता रहा था 19,230, हमने उसको भी ब्रेक कर दिया है, और वीकली बेसिस पे हम लोग प्रॉपरली उसके नीचे क्लोज हुए हैं। अभी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट कौन से लेवल पे आके रुक सकता है। तो देखो, मार्केट का एक हाई था 18,887, एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पे आके थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ है, और जो दूसरा एक रेजिस्टेंस था जो अभी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है, विच इज़ 18,604। तो ये जो 18,800 से लेके 600 है ना, वो जोन हमारे लिए अभी भी ठीक है कि हम लोग इसको करेक्शन बोल सकते हैं। अगर ये जोन तक आया तो, अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हमारे लिए हो सकती है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो अभी हमें कौन से रेजिस्टेंस पे ध्यान देना चाहिए। तो देखो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यही है, जो हमारी मंडे को सेलिंग शुरू हुई थी वो हाई ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये रहेगा विच इज़ 19,850, और जो मंडे का हाई था वो है 19,557। अभी एक्चुअली अगर आप ये सारे कैंडल्स को देखोगे ना तो ये खुद के अंदर ही एक रेजिस्टेंस है इनके हाई, बिकॉज इनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा सीवियर थी। अभी यहाँ पे फ्राइडे को हमने मार्केट में एक अच्छी पुलअप, मतलब एक अच्छा पुल बैक देखा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सेलिंग खत्म हो गई है। जनरली जब भी मार्केट गिरता है ना तो मार्केट का एक पैटर्न होता है, एक गिरने के बाद थोड़ा सा ऐसे पुल बैक करेगा 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 और फिर वापस गिरेगा। तो क्या अभी हम लोग वापस गिरते हैं या नहीं गिरते हैं, या आने वाले कुछ हफ्तों में हम लोगों को पता चलेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं अभी भी आप लोगों को सेम ही चीज़ बोलूँगा, जो आप लोग सुन सुन के मेरे से बोर हो गए रहेंगे,
कभी भी मार्केट का डायरेक्शन क्लियर नहीं हो या हमारे अपोजिट साइड हो तो अपनी पोजीशन साइजिंग को कम रखो। ये रहा निफ्टी का हमारा एनालिसिस। अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है। तो देखो मोर और लेस बैंक निफ्टी में भी वही था। बैंक निफ्टी भी बहुत सारे महीनों से कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छे मतलब ऑलमोस्ट 4 महीने का लो ब्रेक कर दिया है, विच इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का जो स्विंग लो था वो बैंक निफ्टी ब्रेक करके ये वीक में उसके नीचे अच्छी तरीके से क्लोज हुआ है। वो भी एक अच्छी बात नहीं है। और मैंने आप लोगों को एक वेडनेसडे वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को ये पूरा रेंज कैलकुलेट करके मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर ये रेंज ब्रेक हुआ है तो बैंक निफ्टी का जो बॉटम साइड है वो हमें 41,000 या 41,200 के आसपास लग रहा है। तो वो एक डाउन साइड प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अभी अगेन यहाँ पे मार्केट फ्राइडे को चला, इट डजेंट मीन कि हमारे लिए मार्केट ज़्यादा बेटर हो गया है। हम लोग वेट करेंगे। देखो अगर मार्केट को अच्छा होना है ना तो अभी मार्केट को क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे ऊपर आया, वापस थोड़ा नीचे जाएगा तो यहाँ पे हमारे लिए एक नया स्विंग हाई बनेगा। जब मार्केट ये स्विंग हाई को ब्रेक करेगा ना तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग खत्म हुई है। जब तक एक नया स्विंग हाई नहीं बनता है और हम उसको क्रॉस नहीं करते हैं तब तक ये बोलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैं अभी भी हमारे मार्केट को लेकर कंसर्न हूँ और बैंक निफ्टी में भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो 43,600 हमारा सपोर्ट था वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। अभी अगर मैं आप लोगों को दूसरी सारी चीज़ों की बात बताऊँ ना, हम लोग सेक्टर को देख लेते हैं कि लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया है। तो देखो परफॉर्मेंस के नाम पे तो किसी भी सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है। इनफैक्ट मीडिया सबसे ज़्यादा गिरा है, मेटल गिरा है, स्मॉल कैप 150, 250, मिड कैप 150, कमोडिटीज़, आईटी सेक्टर भी गिरा है। और अगर आप टॉप परफॉर्मिंग की बात करो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पीएसयू बैंक, एफएमसीजी सेक्टर ये सब थोड़े कम गिरे हैं कंपेयर टू अदर सेक्टर। तो किसी भी सेक्टर ने खास परफॉर्म नहीं किया है। बट एक चीज़ है, अभी भी बहुत सारे सेक्टर वीक हो गए हैं पर मुझे ऑटो सेक्टर फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है। ऑटो सेक्टर में अभी भी जो मेजर स्विंग लो है वो ब्रेक नहीं हुए हैं। अगर अभी मैं आप लोगों को एफआईएस की बात करूं तो अगेन एफआईएस ने भी 4 दिन में, जो हमारा 4 दिन मार्केट था तो उसमें से 3 दिन तो एफआईएस ने भी सेलिंग की थी। 26 को और 25 को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सेल कर दिया था और फ्राइडे को भी उनका जो नंबर है वो मोर और लेस सेलिंग के साइड ही आया था। और अगर हम लोग अभी डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 106.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ये वीक में इंडिया विक्स की बात करूँ ना तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इंडिया विक्स तो ये वीक में 10.90 के आसपास क्लोज हुआ है, पर मैंने ना इंडिया विक्स में एक रेंज बनाई है। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखे तो इंडिया विक्स फिलहाल ये रेंज में अटक गया है। मेजरली नीचे इंडिया विक्स होता है तो बहुत सारे लोग खुश होते हैं, पर मेरे हिसाब से ये डरने का टाइम है क्योंकि इंडिया विक्स अभी यहाँ से ऊपर ही जाएगा और कहाँ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स 5 पे जाएगा या 2 पे जाएगा। तो अगर इंडिया विक्स ने 12.85 या 13 लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। अभी तो 10.90 के आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर टर्म में 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो एज ऑफ नाउ ये 93, 94 को क्रॉस नहीं कर रहा है। वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ख़राब बात भी नहीं है। अभी तक कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे। अगर ये $80 के नीचे जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है बेसिकली। यूएसडी INR 83.20 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखो अदर फैक्टर की अगर हम लोग बात करें ना तो एफआईएस की सेलिंग तो कंटिन्यूसली हो ही रही है। डॉलर इंडेक्स हो गया, सिर्फ अगर हम लोग इंडिया विक्स को छोड़े उसके अलावा सारी चीज़ें मतलब अच्छी भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, बट मेरे लिए कंसर्न की बात रहेगी। तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखूंगा। ये टाइम अभी वो चीज़ करने का है, ओवर पोजीशन साइजिंग में नहीं जाने का है। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ होमवर्क देता हूँ आप लोगों को। आप अशोक लेलैंड का चार्ट चेक करना मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे। आप लोगों को पता चलेगा कि अभी ये मार्केट में उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर पॉजिटिव रिजेक्शन आते हैं तो आप लोग खुद देख सकते हो। अब ग्लैंड फार्मा का चार्ट चेक करना मंथली और वीकली, वहाँ पे भी एक अच्छा रिवर्सल ब्रेकआउट हो रहा है। आप एक गल्फ ऑयल करके चार्ट है, आप उसको देखना, वहाँ पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस के पास वापस स्टॉक आ रहा है, तो आने वाले टाइम में वहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। अभी आज जो मैं आप लोगों के साथ स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, वो स्टॉक में मुझे अच्छा क्या लगा, और मैं जनरली ऐसे स्टॉक आप लोगों को बताता नहीं हूँ, बट यहाँ पे एक अच्छी लर्निंग है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। देखो ये स्टॉक ने ना 2020 अगस्त में एक अच्छा ब्रेकआउट किया था। उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप 400%, मतलब ये स्टॉक 4 गुना हो गया। और उसके बाद उसने 20-30 महीने से भी, मेरे ख्याल से 20 से 25 महीना उसने कंसोलिडेट किया
और फिर उसने वापस से एक ब्रेकआउट दिया और अभी वो फिर से अच्छा चल रहा है। और अभी रिसेंटली वो स्टॉक में जो पैटर्न बन रहा है ना, वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पैटर्न है और मैंने आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट में बहुत बार समझाया भी है। तो सोचो, जो पैटर्न अगर स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग फॉलो करते हैं, वही पैटर्न अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बनता है तो उसमें पावर कितना हो सकता है और वो एक अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। तो वो जो स्टॉक है उसका नाम है परसिस्टेंट। और अभी मैं आप लोगों को पहले परसिस्टेंट का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाता हूँ। देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि जो स्टॉक एक बार बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर देता है हम लोग उसको छोड़ देते हैं, बट वैसा नहीं होता है। यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है कि ये स्टॉक हमेशा परफॉर्मर रहा है और शायद आने वाले टाइम में भी रह सकता है। अब देखो, ये स्टॉक ने ना यहाँ पे अगस्त मंथ में 2020 में ब्रेकआउट किया था। उसके बाद ये स्टॉक ने नॉन स्टॉप 420% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। अभी अगर आप लोग ये टाइम पे हमारे स्टॉक बॉक्स में रहते तो आप लोगों को पता चलता, क्योंकि हम लोग ने ये स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस किया था और हमने ये स्टॉक का, आप बोल सकते हो कि एक तरीके से प्रॉपर राइट टाइम पे हमने इसका एनालिसिस किया था। तो अगर आप लोगों को हमारे 1 ईयर प्रोग्राम स्टॉक बॉक्स में ज्वाइन होना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बिकॉज ऑफ अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा था उसमें हम लोग अभी 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप हमारा कूपन कोड जो है वो यूज़ करके 10% डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो अभी देखो, यहाँ पे ये स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न दे दिया। उसके बाद जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड है उसके बेसिस पे इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया था। बट अभी देखो, ये स्टॉक ने फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, इसमें बहुत बड़ा टाइम, ये 2015 का ब्रेकआउट 2020 में हो रहा था, 5 साल पुराना ब्रेकआउट था। बट यहाँ पे ये स्टॉक 2022 का ब्रेकआउट, मतलब एक साल का ही ब्रेकआउट था। बट अगर कोई स्टॉक परफॉर्मर होता है ना, तो वो एक ब्रेकआउट के बाद वापस से कंसोलिडेट करता है और दूसरा भी ब्रेकआउट देता है। तो एक तो ये बात रह गई। अभी ये स्टॉक मुझे ज़्यादा क्यों अच्छा लगा वो मैं आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं ये वाली लाइन को हटा देता हूँ। अभी समझो, अगर आपने ये स्टॉक को ये ब्रेकआउट पे नहीं लिया था तो अभी यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, मैंने आप लोगों को किसी स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो में भी समझाया था। स्टॉक पहले ऊपर रैली लेता है, फिर थोड़ा कूल डाउन होता है और वापस से स्टॉक रैली लेता है। तो जब स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, वो टाइम पे आप लोगों को स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए, बिकॉज यहाँ से भी स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यही चीज़ अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग होते हुए देख रहे हो। ये स्टॉक का जो वीकली टाइम फ्रेम पे एक मेजर रेजिस्टेंस था वो था 5998 का, जो ये वीक में ये स्टॉक ने ब्रेक किया है। और अगर आप ये स्टॉक को प्रॉपरली देखोगे ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इतने पैनिक वाले ड्यूरेशन में भी, मतलब अभी जो लास्ट वीक इतनी पैनिक आई उसमें ये स्टॉक ने उसका ये जो बेस का जो लेवल था ना वो ब्रेक नहीं किया। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और आप ये भी एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी मार्केट खराब होता है ना, तभी बहुत सारे स्टॉक गिरते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टॉक गिरते हैं, बिकॉज पैनिक सब जगह पे आती है। पर जब मार्केट गिरने के बाद थोड़ा सा रुक जाता है या फिर वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, चलने की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंसोलिडेट करता है या थोड़ा सा रुक जाता है, तो वही स्टॉक चलते हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। अभी फ्राइडे को जस्ट मार्केट ने थोड़ा बहुत पुल बैक किया, बट ये स्टॉक ने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। अब यहाँ पे आप लोगों ने मेरे चैनल पे ये कॉन्सेप्ट वाले ब्रेकआउट्स कभी भी सुने नहीं होंगे, बट यहाँ पे हमारा फ़ायदा क्या है कि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा बनता है, विच इज़ 5600 या 5580 भी रख सकते हो। बट हमारा जो टारगेट है, अब ये समझो स्टॉप लॉस की जो हमारी रेंज है, आप यहाँ पे देख लो, जो हमारी स्टॉप लॉस की रेंज है वो फॉर एग्जांपल 350 पॉइंट की है, तो आप 700 से 800 पॉइंट या 1000 पॉइंट का टारगेट भी रख सकते हो, विच इज़ वेरी नॉर्मल, इतना तो आना ही चाहिए। और जिस हिसाब से मैं ये स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक और अच्छा चल सकता है। तो बस यही चीज़ मुझे आप लोगों को समझानी थी और ये स्टॉक को मैंने आज आप लोगों के साथ जानबूझ के शेयर किया है, बिकॉज आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट वाले स्टॉक भी पता चलने चाहिए जो बेयर मार्केट में या ख़राब मार्केट में आप लोग उसमें ट्रेड कर सको। तो अभी मैंने आप लोगों को ये क्यों बताया, क्योंकि ऐसे मार्केट में मैं अपने रिस्क को कम रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल एक मुझे दिखा और राइट टाइम पे दिखा, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी अगर आप लोगों को हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अभी कल ही जस्ट हमारे चैनल पे हमने एक अच्छा पॉडकास्ट आप लोगों के लिए शेयर किया है, उसमें हमने बीएससी की हिस्ट्री के बारे में बात की है। और यहाँ पे ज्योति बुधिया जी और उनके डैड हमारे पास आए हैं और उन्होंने अपने बताया है कि पहले बीएससी कैसे चलता था, रिंग का सिस्टम क्या था और फिर पूरा जो ट्रांसमिशन है वो कैसा हुआ,
पूरा टर्मिनल और ये सारी चीज़ों से क्या अच्छी बात हुई, पहले कैसे काम चलता था, उसके बारे में है। तो अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे जाके ज़रूर देखिए, मैं लिंक डाल दूंगा यहाँ पे। और बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप लोगों को हमारी बुक लेनी है तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो बुक ज़रूर लीजिए। वो भी बुक ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वाली ही है, तो आप लोगों को एज अ बिगिनर ज़रूर काम आएगी। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।